हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की अनूठी पहल हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। 10 जमा 2 कक्षा के लिए विषय रहेगा हमारा अर्थशास्त्र। और एक विचार के साथ आइए आगे बढ़ते हैं कि हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य को सुधारते हैं, हमें सुधारते हैं। तो आइए अपने भाग्य के खुद निर्माता बने। आज का विषय रहेगा हमारा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है किस प्रकार से कार्य करता है ये जानेंगे हम इस वीडियो में। ये केन्स के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है और केन्स के द्वारा ही यह दिया गया है गुणक का सिद्धांत। एक व्यक्ति के द्वारा किया गया उपभोग या व्यय दूसरे व्यक्ति की आय बनता है। कि हम विशेष रूप से इस बात को समझें कि जहां कहीं भी जब कभी हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो जो भी हम उपभोग करते हैं उसके बदले में दिया गया व्यय, जो हमारे चक्रीय प्रवाह की अथाह का अगर नहीं यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाया तो उसके लिए आप पिछला वीडियो देखें कि जब भी हम व्यय करते हैं तो हमारा व्यय किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और वो दूसरे व्यक्ति की आय बनती है। तो इस प्रकार से उपभोग करने की प्रवृत्ति हमारी जितनी अधिक होगी उतने ही अन्य व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती चली जाएगी और इस प्रकार से जितनी उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी उतना ही हमारे गुणक का वैल्यू ज्यादा रहेगी और उपभोग प्रवृत्ति जितनी कम होगी उतने ही गुणक का मूल्य भी कम होगा। इसके लिए गुणक कैसे निकालेंगे हम? यदि हमारे पास एमपीसी और एमपीएस दिया गया हो तो गुणक हमारे पास निम्न फॉर्मूले से निकलेगा 1/1 माइनस एमपीसी। और यदि एमपीएस दिया गया है, एमपीसी नहीं है हमारे पास, तो अभी 1/, सीधा डायरेक्ट हम एमपीएस करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये गुणक की वैल्यू निकल आएगी। और एक प्रश्न इसमें और रहता है हमारे पास कि गुणक को निकालने के लिए तो एमपीसी और एमपीएस दोनों में से कोई भी होगा तो निकल आएगा, परंतु ये एमपीसी कैसे निकलेगा? इस प्रश्न का उत्तर आइए जानते हैं अगले इस स्लाइड में। आप देख रहे हैं ये एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई, अर्थात कि आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप व्यय में कितना परिवर्तन होता है। तो उपभोग व्यय में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन, वो होगा हमारा बराबर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई। तो इस प्रकार से हमारे पास एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी और इस एमपीसी की सहायता से फिर हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यदि हमारे पास एमपीसी 0 है, अर्थात आय बढ़ने के बाद हमारा जो उपभोग प्रवृत्ति है वो 0 है, बिल्कुल भी नहीं हम बढ़ाते हैं अपने उपभोग की प्रवृत्ति को, तो जो गुणांक है वो हमारे पास केवल वही रहेगा 1। अर्थात 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो 100 को जब के 1 से गुणा किया जाएगा तो आय में वृद्धि भी 100 करोड़ ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और यदि हमारे पास सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है, अर्थात आधी है, तो k इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5। तो इस प्रकार से k की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, वो दुगना हो जाएगा, k की वैल्यू 2 निकल के आएगी यहाँ पे। और यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है, इसको समझे हम कि जितनी हमारी आय में वृद्धि होती है उतनी ही हमारी कंजम्पशन में वृद्धि हो जाती है। अर्थात अगर आय में वृद्धि जो है वो 200 करोड़ की होती है और उपभोग में भी वृद्धि 200 करोड़ की हो जाएगी, तभी आएगा हमारे पास एमपीसी की वैल्यू 1। तो जितना आय में वृद्धि हुई उतनी ही उपभोग में वृद्धि हो गई, तो एमपीसी आएगी 1। और ऐसी स्थिति में जो गुणक होगा हमारा, गुणक होगा वो कितना आएगा 1/1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/0। और ऐसी स्थिति में जो आय में वृद्धि हुआ था वो अनंत हो जाएगी। तो अर्थात ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये मल्टीप्लायर है, ये हमारा निर्भर करता है एमपीसी के ऊपर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के ऊपर। तो इस प्रकार से वर्किंग को देखें हम कैसे ये वर्किंग होती है।
गुणक की वर्किंग किस प्रकार से रहती है इसको हम देखते हैं। अगर निवेश में वृद्धि 100 करोड़ की है, 100 करोड़ में परिवर्तन हुआ निवेश में, चेंज इन आय इज इक्वल टू 100 करोड़। तो आय में परिवर्तन कितना हुआ, क्योंकि हम निवेश करेंगे तो हम 100 करोड़ का सामान खरीदेंगे ना कहीं से, तो वो 100 करोड़ किसी दूसरे व्यक्ति की आय बनेगी, और वहां से भी जिसकी वो आय बनती है वो आधा हिस्सा, क्योंकि एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, मतलब अपने आय का आधा हिस्सा वो भोग कर लेता है और आधा वो बचा लेता है पहले स्टेप में। तो जो बचत हो गई वो 50% हो गया, भोग यही 50% जो 50 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है यहाँ आय, क्योंकि क्या करता है ये उपभोग करता है, यहाँ पे उपभोग होता है तो ये किसी और की आय बनती है। तो सेकेंड अवधि में क्या होता है किसी और की आय बनेगी, इसकी भी एमपीसी क्या 0.5 सबकी हमने को ली है, तो ये भी क्या करता है आधा उपभोग कर देता है आधा बचत कर देता है, और ये जो उपभोग है ये वो किसी और की आय बनती है, और यहाँ किसी और की आय बनती है तो इसका भी क्या करता है आधा उपभोग कर लेता है आधा बचत। यहीं पे आगे ये भी इसी की आधा, जो यहाँ फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास ये 4 टाइम में हमारे पास क्या होता है ये किसी और की आय बनती है, यहाँ पे भी इस प्रकार से ये हमारे पास ये बनती चली जाती है, और लास्ट तक टोटल आय में परिवर्तन 200 करोड़ रुपए का हो जाता है, जिसमें से उपभोग परिवर्तन 100 करोड़ का और बचत में परिवर्तन 100 करोड़ का, कुल मिला के ये इस प्रकार से ये गुणक जो है हमारा कार्य करता है। इस प्रोसेस को आइए समझते हैं कि गुणक की प्रोसेस कैसे रहती है, कैसे ये क्रिया करता है। तो निवेश में जैसे ही परिवर्तन होता है, चेंज इन आय, जैसे ही निवेश में परिवर्तन होता है, उस निवेश में परिवर्तन होने के कारण जो हमने 100 करोड़ का निवेश किया ना जी, उसमें से क्या हुआ कि हमने वो चीजें, चाहे वो निवेश को ऐसे समझे हमने या आइसक्रीम की मशीन खरीद ली हमने, वेल्डिंग की दुकान कर ली हमने, या बहुत सारे टैक्सी डाल ली चाहे हमने, है ना। तो जो हमने टैक्सी डाली या हमने वेल्डिंग की मशीन ली, वेल्डिंग का कार्य शुरू कर लिया, या हमने वो आइसक्रीम कुल्फी की मशीन ले ली हमने, तो हमने वो इन्वेस्ट किया, वो जो हमारे पास वो चाहे लाख 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए वो किसी की आय में गया, वो किसी की आय बनी, वो जो हमने 2 लाख रुपए की मशीन ली या टैक्सी ली या वेल्डिंग का जो सेट था वो लिया, वो किसी की आय बनी। क्योंकि जब भी आय में वृद्धि होती है, वो चाहे अमीर हो या गरीब व्यक्ति हो, जब भी आय में परिवर्तन होता है तो बेसिक नीड पूरी होने के बाद जो हमारा रोटी कपड़ा मकान है उसको वो भाई रोटी कपड़ा के मकान के बाद वो बढ़िया किस्म की रोटी खाना शुरू करता है, बढ़िया कपड़े के टाइप के कपड़े और अच्छी किस्म के मकान में रहना शुरू करने की कोशिश करता है, और ये एंडलेस चला रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइक ले लेने हम, है ना, गाड़ियां आना, फिर अच्छी ऐसे ऐशोआराम की वस्तुएं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आय में परिवर्तन जिस भी किसी का हो, चाहे वो जैसे ही आय में परिवर्तन होता रहता है तो उसी प्रकार से फिर उसके उपभोग व्यय में भी परिवर्तन होता चला जाता है, और एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति की आय बनता है। तो इस प्रकार से जब दूसरे व्यक्ति की ये आय बनती है तो फिर क्या रहता है, वहां से इसको ऐसे समझें कि जैसे हमने निवेश किया, आइसक्रीम की मशीन लगाई, तो क्या हुआ, इससे उसकी आय में तो परिवर्तन होगा ही होगा क्योंकि वो निवेश कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, जहां से वो मशीन ली गई उसकी आय में परिवर्तन हुआ, उसकी मशीनें बिकना शुरू हुई, तो उसकी आय में परिवर्तन के कारण क्या हुआ, उसके उपभोग व्यय में परिवर्तन होगा, उपभोग व्यय में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो और जगह से चीजें खरीदता है, तो वो क्या होगा, उसके उपभोग से अन्य व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है, और गुणक की इसको हम कहेंगे फॉरवर्डेड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। इसको हम ऐसे समझें मैथमेटिकली कि निवेश में माना वृद्धि 100 करोड़ की होती है जो हमने पीछे किया, और एमपीसी क्योंकि 0.5 थी तो गुणक की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आएगी, अतः आय में वृद्धि जो हमारे पास क्या होगा, डबल हो जाएगी। तो आय में वृद्धि बराबर है 100 गुना 2 बराबर है 200 करोड़ रुपए। इसी में हमारे पास ये प्रोसेस जो है हमारे पास रहती है, फॉरवर्डेड प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। निवेश में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि के कारण उपभोग में वृद्धि, और उपभोग में इसी प्रकार से आगे आय में, और ये ऐसे ही प्रोसेस जो है चलती रहती है।
प्रतिकूल एक्शन जो हमारे पास बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर है वो इस प्रकार से रहता है। माना निवेश में वृद्धि की जगह कमी हो जाती है 500 करोड़ की, और वही एमपीसी हमारे पास 0.5 है, गुणक 2 निकल के आएगा। तो होता है आय में कमी जो हमारे पास क्या रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे आय में वृद्धि होती है, कमी भी उतना ही तरीके से उतना ही गुना कम हो जाएगी। 50 गुना 2 100 करोड़। तो इस प्रकार से ये रही, इसको हम कहेंगे गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया। आय में कमी, निवेश में कमी। निवेश में कमी के कारण चीजें नहीं बिकेंगी तो अगले आदमी की भी आय में कमी हो जाएगी। आय में भी कमी होती है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उनके भोग व्यय में कमी हो जाती है। भोग व्यय में कमी होने से ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। ये भी एक सर्कुलर प्रोसेस है, चक्रीय प्रवाह है। इसमें क्या हो जाएगा, फिर आय में इसकी भी कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से निवेश में वृद्धि होती है। इस प्रकार से प्रश्न हम बनाते हैं। तो निवेश में 400 करोड़ की वृद्धि होती है और आय में कुल वृद्धि 800 करोड़ की हो जाती है। तो इस प्रकार से गुणक हमारे पास वैल्यू रहती है इसकी। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक का आपस में पॉजिटिव ये संबंध रहता है, और सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक का आपस में ये विपरीत संबंध रहता है। एक उदाहरण के माध्यम से आइए इसको जाने। यदि अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था की आय जो है वो 3000 करोड़ रुपए और वहां का एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सीमांत उपभोग दर जो हमारे पास जो है वो 0.75 है। अब यहां तक तो ठीक है। अब क्या होता है कि 200 करोड़ का और निवेश उस अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो हमने जानना है कि सकल राष्ट्रीय आय क्या रहेगी। तो क्योंकि हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो 0.75 है, इसलिए हमने पहले यहां से गुणक निकालना है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से गुणक को निकालेंगे हम। तो K बराबर है, गुणक बराबर है 1/1 माइनस 0.75। वो निकल के आएगी इक्वल टू 1/0.25। 0.75 से 1 निकालेंगे इक्वल टू 0.25, और यहां से फिर ये वैल्यू निकल के आएगी 4। तो चेंज इन वाई, गुणक हमारे पास आ गया, गुणक की वैल्यू 4 आ गई, और हमारे पास चेंज इन आई है, इन्वेस्टमेंट निवेश में परिवर्तन है। तो आय में परिवर्तन कितना हुआ, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब गुणक से जो निवेश में बदलाव हुआ है 200 करोड़ रुपए, ये इससे गुणा करेंगे। तो के 4 गुणा चेंज इन आई, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन हमारे पास हुआ 200 करोड़ रुपए का, इसको गुणा करेंगे इसके साथ। तो 4 गुणा 200 करोड़ रुपए बराबर है 800 करोड़ रुपया। अब ये 800 करोड़ रुपए हमारे पास उत्तर नहीं है, ये केवल आय में बदलाव है। किसके कारण, ये 200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, केवल इसी के कारण 800 करोड़ रुपए का वृद्धि हुई आय में। अब कुल वृद्धि हमारे से पूछा गया है, सकल राष्ट्रीय आय क्या होगी। ये तो केवल 200 करोड़ के कारण ही बड़ी वैल्यू है। तो सकल आय को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो कुल अर्थव्यवस्था की आय है 3000 करोड़ प्लस 200 करोड़ जो और एक्स्ट्रा निवेश बढ़ा, इसके कारण जो आय बढ़ी 800 करोड़, इसको हम जोड़ेंगे तो कुल मिला के हमारे पास आएगा 3000 करोड़ प्लस 800 करोड़, टोटल मिला के होगा 3800 करोड़ रुपए एक अर्थव्यवस्था की सकल राष्ट्रीय आय। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने हल करना है, और ऐसे ही प्रश्न हमारे पास रहेंगे। बीच में कई बार गुणक की वैल्यू भी निकालने आ सकती है, उसमें हमने सीधा अगर एमपीएस दिया गया हमारे पास, उसको कैसे निकालेंगे। तो यदि हमारे पास एमपीएस दिया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारे पास दिया है, तो गुणक की वैल्यू क्या रहेगी, इसको हमने ध्यान रखना है। फॉर्मूला हमारे पास रहता है K इक्वल टू, यदि एमपीएस दिया गया हो तो K इक्वल टू 1/MPS, तो वो इक्वल रहेगा हमारा 1/0.5, और वो निकल के आएगा हमारे पास 1.25। तो ये हमारे पास गुणक की वैल्यू रहेगी। इसी प्रकार से एमपीसी दिया गया हो, वैसे एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।